गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पिछली क्लास में सिलेबस के ऊपर चर्चा की थी, आज से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं गणित विषय के अंदर, वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की, तो जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है रैखिक, पिछली क्लासों के अंदर अपन ने पढ़ा था रैखिक उस बहुपद को या उस समीकरण को कहा जाता है जिसमें चर की जो घात होती है, अधिकतम जो घात होती है वो एक होती है। समीकरण का मतलब तो अपन जानते ही हैं कि चर और अचर से मिलकर बनने वाला जो व्यंजक होता है और जिसमें समता के चिन्ह का उपयोग किया जाता है उसको अपन समीकरण कहते हैं। युग्म ये हिंदी का शब्द है और युग्म का मतलब होगा जोड़ा। कहने का मतलब जो समीकरण आपके पास में आएगी वो समीकरण, दो समीकरण आपके पास में आएंगे। दो चर की अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजी वर्णमाला के दो शब्द जैसे x और y भी आ सकता है, a और b भी आ सकता है, u और v भी आ सकता है। कहने का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के दो शब्द अचर के साथ में मिलकर के समीकरण का एक युग्म बनाएंगे और उस युग्म को आपको किसी न किसी विधि के माध्यम से हल करना होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। अगर मैं पहली विधि की बात करूं तो जो पहली विधि है वो है आपके ज्यामितीय विधि, जिसको अपन ग्राफिक विधि या आलेखी विधि के नाम से जानते हैं। दूसरी विधि की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरी विधियों के अंदर जो विधि आती है वो है आपकी बीजगणित विधियां। अलजेब्रा मेथड की मैं बात करूं और ग्राफिकल मेथड की अगर मैं बात करूं तो ये दो विधियां हैं टू लाइनर इक्वेशन वाले किसी भी पेयर को सॉल्व करने की। ग्राफिकल मेथड के अंदर आपके पास में टू वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स के अंदर आपको कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर को करके उसके लिए आपको टेबल बनानी होगी और टेबल के अकॉर्डिंग जो भी ग्राफ हमें को प्राप्त होगा उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर अलजेब्रा मेथड की मैं बात करता हूं, बीजगणित विधि की मैं बात करता हूं, तो इसको तीन पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट नंबर पे आती है वो आती है आपकी प्रतिस्थापन विधि। सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड नंबर पे जो मेथड आती है वो आती है आपकी विलोपन। और अगर थर्ड नंबर पे मैं बात करता हूं तो थर्ड नंबर पे जो विधि आती है वो आती है आपकी प्रतिस्थापन विधि। फिलहाल कक्षा 10 के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो उसमें सिर्फ ग्राफिक विधि का उल्लेख किया गया है। कक्षा 9 की अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो कक्षा 9 के सिलेबस के अंदर ग्राफिकल विधि के साथ साथ प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगणना के बारे में बात की गई है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। 8वीं क्लास के विद्यार्थियों को ग्राफ के बारे में सामान्य जानकारी होती है, लेकिन कक्षा 9 के अंदर ग्राफिक विधि के साथ साथ बीजगणित विधियां, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगणना के बारे में जानकारी दी हुई है। और कक्षा 10वीं के अंदर जो ग्राफिकल मेथड है उसके बारे में, समीकरण के साथ साथ जो असमीकरण होती है उसके बारे में भी चर्चा की हुई है। तो आज अपन जो बात करते हैं वो बात करते हैं समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ा कि ऐसा समीकरण युग्म है जिसके अंदर समीकरणों का जोड़ा होता है। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, आज हम ग्राफिक विधि के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। समीकरण युग्म की अगर मैं बात करूं तो समीकरण युग्म है 2x + 6y = 12, 4x - 5y = 20, 2x + 6y = 12 और 4x - 5y = 20। इसका ग्राफ अपने को बनाना है। सबसे पहले समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरणों को नंबर 1 और नंबर 2 पर दे दिया है। आगे की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करने जा रहे हैं समीकरण 1 से। विधि को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को
जब हम ग्राफी विधि के माध्यम से हल करते हैं तो हम अपनी इच्छा के अनुसार कोई सा भी मान इसमें x के और y की जगह पे रख सकते हैं। आप 1 रखना चाहो तब भी ठीक होगा, आप 0, -1, 5, 2 कोई सा भी अगर आप मान रखना चाहते हो, कोई सा भी नंबर रखना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं कि जिस विधि के माध्यम से मैं इस सवाल को करने जा रहा हूं उस विधि के अंदर विद्यार्थियों को काफी सारा फायदा होगा। जिस विधि से जो मान मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूं उस मानों के अकॉर्डिंग आप लोगों को पक्षांतरण नहीं करना पड़ेगा। केवल और केवल जो आपको करना है वो आपको डिवाइड करना है, भाग देना है। केवल भाग देने से आपके पास में जो भी मान होगा x y का वो आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं तो इसमें सबसे पहले x की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं। x बराबर 0 रखने पर तो x बराबर जब आप 0 रखोगे तो आप 0 यहां पे रखोगे, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 आने वाला है, उसको आप 6y के अंदर प्लस करोगे, ऐड करोगे तब भी 6y आने वाला है। तो इसके लिए x बराबर 0 रखने पर इतनी ज्यादा कैलकुलेशन अपने को करनी होती नहीं है एग्जाम के अंदर, तो आप सीधा सीधा x बराबर 0 रखने पर इस x वाले कॉलम को अपने हाथ से कवर कर सकते हो। उसके बाद में जो भी आपको समीकरण में दिखाई दे रहा है जैसे 6y बराबर 12 ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये आपके पास में x यहाँ से हट जाएगा और 6y बराबर 12 आपके पास में बचा रह जाएगा। इसके बाद में आपको y का मान निकालना है तो y बराबर 12/6 आ जाएगा। जो 6 है वो y के साथ मल्टीप्लाई के अंदर है, गुणा हो रहा है। गुणा को अगर अपन बराबर चिन्ह की दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो ये 6 इस 12 के बटे में आ जाएगा और 12 को जब 6 से अपन डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो y का मान निकल करके आएगा ये y का मान 2 निकल करके आएगा। तो सबसे पहली चीज तो ये कि समीकरण नंबर 1 के अंदर आपने x बराबर 0 रखा तो आप लोगों को ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, x 0 रखने की वजह से हट जाएगा और सिर्फ समीकरण में आपके पास में एक चर रह जाएगा और एक चर के बाद में जो भी आपके पास मान आएगा उसका आप अगर डिवाइड करोगे तो सीधा सीधा भाग देने पे आपके पास में y का मान आ जाएगा। सेकंड, अगर मैं इसी प्रकार से करता हूं समीकरण नंबर 1 में तो मैं लिख रहा हूं y बराबर 0 रखने पर वही समीकरण नंबर 1 की बात चल रही है। y बराबर जब आप 0 रखोगे तो आपको क्या करना है, वही समीकरण नंबर 1 में y को कवर करना है। जो भी इसके आगे चिन्ह होगा उस चिन्ह को भी आप कवर कर लोगे तो आपके पास में जो मान निकल कर के आएगा वो 2x बराबर 12 निकल कर के आएगा। वही आपको डिवाइड करना है तो 12 में आप 2 का भाग दोगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल कर के आएगी, जो x का मान आपके पास में निकल कर के आएगा वो आएगा x बराबर 6। y और x के मान आपके पास में आ गए। अगर आप टेबल बनाना चाहते हो तो आप टेबल बनाओगे, x आएगा y आएगा। सबसे पहले x बराबर 0 आपने रखा और y का जो मान आया वो 2 आया तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड की बात करूं मैं तो आपने y बराबर 0 रखा तो आपके पास x का मान 6 आया तो 6 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से किसी भी समीकरण को अपन बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे इसी प्रकार से आपको समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करना है तो मैंने लिखा समीकरण 2 से। समीकरण 2 जो है आपके पास में वो है 4x - 5y = 20। इसके अंदर भी आपको एडजस्ट करना है। सबसे पहले अगर अपन करेंगे तो सबसे पहले अपने को वही x बराबर 0 रखना है। तो x बराबर जब आप 0 रखोगे तो इस x वाले मान को आपको कवर करना है। ध्यान रहे ये जो माइनस का चिन्ह आ रहा है, जो सिंबल है माइनस का, वो 5y के साथ में, ये x के साथ में नहीं। तो आपको सिर्फ इसको कवर करना है और माइनस के 5y = 20 हो जाएगा। अब जब विद्यार्थी इसका पक्षांतरण करेंगे तो कुछ गलतियां कर देते हैं। मैं आप लोगों को साफ साफ बता देता हूं कि y के अलावा जो भी चीजें हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो उसी चिन्ह के साथ में दूसरी तरफ जाएगी।
y बराबर 20/-5। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो इस माइनस को y के साथ में नहीं लगाना है, ये नंबर है और नंबर के साथ में जब अपन जाएंगे तो वो चिन्ह भी उसके साथ में जाएगा, क्योंकि जब भी चर के ऊपर बात करते हैं तो कोई भी चर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है, चर होता है, उसकी घात पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, उसका गुणांक पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो चर होगा वो आपके हमेशा बिना सिंबल के साथ में ही आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको डिवाइड करोगे तो माइनस का चिन्ह एज इट इज आएगा। अगर यहाँ पे भी माइनस हो और यहाँ पे भी माइनस हो तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और अगर एक बार माइनस का चिन्ह आ रहा है तो माइनस ही रहेगा, और 20 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो y का जो मान आएगा वो -4 निकल करके आएगा। इसमें आपको इस माइनस चिन्ह के बारे में बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए, और ये कक्षा 8 की जो बुक है उसमें जो क्वेश्चन है उनकी कैलकुलेशन में भी ये सारी चीजें बताई हुई है। आगे अगर अपन चलते हैं y बराबर 0 पर अपन रखते हैं तो वही y बराबर जब आप 0 इसमें रखोगे तो y को आपको कवर करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि y को कवर करने के साथ साथ जो y का चिन्ह आएगा उसको भी आप कवर करोगे, क्योंकि ये जो चिन्ह है वो y के साथ में जिसको जब आप कवर करोगे तो 4x बराबर आ जाएगा 20, तो x बराबर आएगा 20/4। यहाँ पे अपन 4 का पक्षांतरण कर रहे हैं, 4 प्लस के अंदर, तो प्लस के अंदर जो पक्षांतरण होगा तो चिन्ह भी वही रहेगा। 20 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो x का जो मान निकल करके आने वाला है 5 निकल करके आने वाला है। तो आपके पास में y का जो मान आया -4 आ गया, x का जो मान आया वो आपके पास 5 आ गया। अगर मैं टेबल की बात करता हूं तो इसकी जो टेबल बनेगी क्वेश्चन नंबर 2 की, उसमें सबसे पहले x बराबर 0 आपने पुट किया, y की जो वैल्यू आई वो -4 आई, तो ये हो जाएगा 0 और -4। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो y की जगह पे आपने 0 पुट किया तो जो x की वैल्यू आई वो आपके पास में आ गई। तो ये इस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को ग्राफिकली सेल करने के लिए आपको दो टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल के लिए जो सबसे इजी मेथड है वो मैंने ग्राफ में लिया है। इस मेथड के साथ साथ अगर आप चाहो तो x की जगह पे 0 के अलावा आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, -1 भी रख सकते हो, -2 भी रख सकते हो, दोनों मेथड ठीक है। लेकिन 0 रखने से जो बेनिफिट आपको होने वाला है उस बेनिफिट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब अपन बात करते हैं ग्राफ की, तो ये आपके टेबल नंबर 1 और ये आपके टेबल नंबर 2, इन दोनों टेबल की सहायता से अपन इस क्वेश्चन के लिए ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके पैमाना। प्रत्येक ग्राफ का जो महत्व होता है उसके पैमाने से होता है। तो अगर अपन बात करते हैं पैमाने की तो सबसे पहले अपन x और y की बात करते हैं, तो ये हो गया आपके पास में x और x डेज, ये हो गया आपके पास में y और y डेज। यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो इसका सेंटर पॉइंट आएगा, मिडिल पॉइंट, जिसको अपन मूल बिंदु बोलते हैं, और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो आपके 0 0 निर्देशांक होंगे। यहाँ पे जो भी मान लिखा जाएगा वो धनात्मक x का मान आएगा, प्लस x का मान आएगा अगर मैं ऐसे लिखूं तो, और यहाँ पे जो मान आएगा वो -x का आएगा। यहाँ पे जो मान आएगा प्लस y का, यहाँ पे जो मान आएगा -x का आएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि x और y की जो दोनों टेबल अपने पास में है, उन टेबल के अंदर कुछ बड़े मान अपने पास में नहीं है। जो सबसे बड़ा मान है वो 6 है, नेगेटिव की अगर मैं बात करूं वो भी 4 तक आ गया आपके पास में। तो अगर मैं इसको लिखता हूं पैमाने के अकॉर्डिंग तो मैं यहाँ पे जिसका पैमाना है वो पैमाना 1 का ले लेता हूं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 मैक्सिमम वैल्यू अपने पास में ही। इधर भी इसी प्रकार से लिखो -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी लिखोगे 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4। अब अपन बात करते हैं पैमाने की। तो पैमाना जरूरी नहीं है कि x और y पे एक ही होना चाहिए, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैमाना चेंज भी कर सकते हो और पैमाने को आप समान भी रख सकते हो। ये डिपेंड करता है आप लोगों के कि कैसे आपने टेबल बनाई है। अगर ज्यादा बड़े मान आ रहे हैं, एक भी छोटे मान आ रहे हैं तो आप पैमाना चेंज कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पैमाने की जो अपन लिखेंगे सबसे पहले पैमाना आएगा, यहाँ पे लिखा अपन ने xx, अगर समान पैमाना है तो एक साथ लिख दो और नहीं है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो। मैं अलग अलग लिख देता हूँ। xx बराबर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई हो जाएगी। और अगर मैं yx की बात करता हूँ तो yx में भी वही पैमाना आने वाला है, तो 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई हो जाएगी। अगर मैं इधर बात करता हूँ yx पे
एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई हो जाएगी। ये एक इकाई या एक मात्रा भी लिख सकते हैं, ये अपन इसलिए लिखा है क्योंकि अपने पास में जो मान है वो एक एक के गैप में लिए हुए हैं। एक के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, तो एक एक का गैप अपने लिया हुआ है। सबसे पहले अपन बात करते हैं टेबल नंबर 1 की। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो टेबल नंबर 1 में x की जो पहली वैल्यू है वो 0 है और जो y की है वो 2 है। अब इसमें विद्यार्थी थोड़े से प्रॉब्लम में आते, थोड़ी गलतियां कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपको निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जो आपको निर्देशांक लेने हैं वो x और y को साथ में लेना है। बहुत सारे विद्यार्थी 0 और 6 को ले लेते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी 2 और 0 को ले लेते हैं। तो वैसे तो जो आप इसको करोगे तो सही बनेगा, गलत नहीं बनेगा क्योंकि किसी ऐसी बताइए मैंने। लेकिन अगर आप और मान लेते हो तो फिर उसमें गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको इस प्रकार से लेना है, x को 0 लेना है, y को 2 लेना है। जैसा कि अपन देख रहे हैं 0 तो ये आने वाला है। तो इस मेथड में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आपको कुछ नहीं देखना, बस ये देखना है x पे 6 को देखना है, y पे 2 को देखना है। तो x पे अगर मैं 6 की बात करूं तो ये x पे 6 पे आपने डॉट लगाया, गोला हो गया आपके पास में। इस कोऑर्डिनेट को आप लिखना चाहो तो आप लिखोगे 6, 0 और अगर नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बात करता हूं इसकी, तो y पे 2 आ रहा है, अगर इस कोऑर्डिनेट को आप लिखना चाहते हो तो ये आएगा आपके पास में 0, 2। ध्यान देना कोमा के पहले वाला जो मान आएगा हमेशा x निर्देशांक का आएगा और कोमा के बाद वाला जो मान आएगा हमेशा y निर्देशांक का आएगा। 6, 0 ही सही माना जाएगा। अगर आप 0, 6 लिखोगे तो वो सही नहीं होगा। तो अगर अपन इन दोनों पॉइंट को प्राप्त कर लेते हैं तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने से एक अपने को स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन प्राप्त होती है। ये जो लाइन है ये जो पहली समीकरण थी आपके पास में, उस पहली समीकरण 2x 6y 12। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो 2x 6y 12। ये आपके पास में पहला ग्राफ हो गया, पहली लाइन हो गई। सेकंड लेवल की अगर बात करते हैं तो x पे जो मान आ रहा है वो 0 आ रहा है, y पे जो मान आ रहा है वो नेगेटिव जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये y पे प्लस वाले मान है, ये जो मान है ये y पे माइनस वाले मान है। तो प्लस के साथ में प्लस पे जाना है, माइनस के साथ में माइनस पे जाना है। x 0 आ रहा है, ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। तो ये -4 पे आपने लिखा तो आप इसको लिख सकते हो 0, -4 आप इसको लिख सकते हो। आगे अपन बात कर रहे हैं xy की, तो x पे जो मान आ रहा है वो 5 आ रहा है, तो ये 5 हो गया। इसको आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 5, 0। दोनों पॉइंट को मिलाने के लिए अगर आप लाइन खींचोगे तो ये इस प्रकार की लाइन आपको प्राप्त होगी और इस लाइन से आपके पास में जो दूसरी समीकरण थी 4x - 5y = 20, इसका ग्राफ आपको प्राप्त हो गया। इस ग्राफ को देखने पे आपको ये पता लग रहा होगा कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण अपन ने लिए थे 2x + 6y = 12 और 4x - 5y = 20, इनकी जो रेखाएं ग्राफिक निरूपण में अपने को प्राप्त हुई है वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो अगर आपसे इस दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रकृति पूछी जाती है, कभी कभार बोर्ड एग्जाम या जो लोकल एग्जाम होते हैं क्लासों के, उनमें बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इनकी प्रकृति के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनकी प्रकृति कैसी है। तो आप इनकी रेखाओं के बारे में बात करोगे तो आप इनकी प्रतिच्छेद रेखाएं बता सकते हो। आगे अगर अपन बात करें तो ये अपन ने दो चर वाले रैखिक समीकरण की ग्राफ की बात की थी। अब अगर अपन बात करते हैं आगे तो जो नेक्स्ट विधि है अपने पास में वो अपन आगे की क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो